हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जूनियर एनालिस्ट ड्रग की वैकेंसी आई थी और उसी वैकेंसी से रिलेटेड हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो फार्मास्यूटिक्स में देखें आइसोटोनिसिटी कैलकुलेशन था, तो आज उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करें। देखें आइसोटोनिसिटी में जो सबसे पहले देखें टोनिसिटी क्या होता है। तो टोनिसिटी देखें, अगर आप देखें तो मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट, यानी टोनिसिटी क्या करता है कि जो ऑस्मोसिस में का जो प्रेशर डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को मेजर करता है, इसको हम लोग बोलते हैं टोनिसिटी। और टोनिसिटी जो इन्फ्लुएंस यानी अफेक्टेड बाय सल्यूट, यानी सल्यूट द्वारा ये प्रभावित होता है। यानी अगर हम कोई दो सॉल्वेंट इस तरह से लें और इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसको अलग कर दें और दोनों की तरफ अगर एक 10% सोल्यूशन है और एक 40% सोल्यूशन अगर हम ले लें सपोज दैट, तो 10 और 40% में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 10 का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा और 40% का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर के बेसिस पे सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है और ये जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव होगा। तो जो मूवमेंट होता है हमेशा सॉल्वेंट का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट तभी होगा जब हम कोई परमेबल मेम्ब्रेन लेंगे। तो तीसरा पॉइंट वही लिखा, आइडियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डज नॉट द सल्यूट मॉलिक्यूल, यानी ये जो है सॉल्वेंट को अलाउ करेगा, सल्यूट को अलाउ नहीं करेगा। एंड 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन, जिसको हम लोग नॉर्मल सलाइन कहते हैं, ये आइसोटोनिक होता है विथ प्लाज्मा यानी बॉडी फ्लूइड के साथ। तो ये जो 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट देखें अब क्या है इसके बाद। तो अगर टोनिसिटी को क्लासिफाई किया जाए तो दो क्लास में डिवाइड किया जाता है, एक पैराटोनिक जिसको हम लोग एटोनिक कहते हैं और दूसरे को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक। पैराटोनिक का मतलब कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिफर करेगा, इट मे बी हायर इट मे बी लोअर, उसको पैराटोनिक कहेंगे। और जब आइसोटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर इक्विवेलेंट होगा किसी भी दो सॉल्वेंट का तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक। अब पैराटोनिक में देखें दो कंडीशन जनरेट होती है, फर्स्ट हाइपरटोनिक, सेकेंड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक कह रहा है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हायर देन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन, यानी किसी भी सोल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो किससे 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन से, तो ऐसे सोल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक। जस्ट इसी को रिवर्स अगर कर दें कि अगर किसी भी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन 0.9% हो तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक। तो दो कंडीशन जनरेट होगी, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो उसको हाइपर, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। तो पैराटोनिक में दो कंडीशन जनरेट होती है। आइसोटोनिक मैंने बताया कि जो आइसोटोनिक कहा जाता है, आइसोटोनिक में जब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इक्विवेलेंट टू 0.9% वेट बाई NaCl सोल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक। अब टोनिसिटी का ये एक जो टेस्ट है ये तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि आरबीसी का टेस्ट किया जाता है, यानी आरबीसी को हम लोग तीन कंडीशन में रखते हैं, ए हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, बी आइसोटोनिक सोल्यूशन में और सी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। तो जब आरबीसी को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तब क्या होगा, आइसो में रखेंगे तो क्या होगा और हाइपरटोनिक में रखेंगे तो क्या होगा। अगर सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो मैंने कहा कि चूंकि जो आरबीसी का जो आउटर है मेम्ब्रेन वो सेमी परमेबल की तरह काम करेगा और ये सॉल्वेंट को अलाउ करेगा। तो सॉल्वेंट को अलाउ करने का मतलब कि जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है ऑलवेज विल बी हाइपो टू हाइपर, यानी सॉल्वेंट जो मूव करेगा वो हाइपो से हाइपर की तरफ जाएगा। तो अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो आरबीसी के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन है और बाहर कौन सा कंडीशन है, हाइपोटोनिक। अब क्या होगा कि जो वाटर है वो आरबीसी के अंदर पेनिट्रेट करेगा और ये पेनिट्रेट करेगा तो आरबीसी का जो साइज है वो स्वेल करेगा और स्वेल करने के बाद ये ब्रस्ट भी कर सकता है और ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हीमो
लिसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी दैट इज नोन एज हीमोलिसिस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो हीमोलिसिस याद रखना है आपको। आइसोटोनिक में रखेंगे तो आइसोटोनिक में जो आरबीसी का जो साइज है, जो शेप है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का इक्वल है। यानी जो आरबीसी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर है और जो बाहर ऑस्मोटिक प्रेशर है दोनों इक्वल है। अब आए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप देखें तो अगर हमने इसको हाइपरटोनिक में रखा तो बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपर है और आरबीसी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपो है। तो मैंने कहा मूवमेंट ऑलवेज फ्रॉम हाइपो टू हाइपर, यानी जो अंदर का वाटर वो बाहर की तरफ आएगा और जब बाहर की तरफ आएगा तो सेल का साइज छोटा होगा, उसको बोलते हैं क्रेनेशन और इसी को बोलते हैं श्रिंक। तो यहाँ पे आरबीसी का साइज डिक्रीज कर रहा है इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखें तो आरबीसी का साइज बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आरबीसी का साइज घटने बढ़ने से क्या इफेक्ट आएगा। तो देखें बॉडी में जो आरबीसी का रोल है वो आरबीसी का रोल क्या है, ये ऑक्सीजन कैरिंग करता है, ऑक्सीजन कैरी करेगा और ऑक्सीजन को कहां लेके जाता है, सेल के पास। सेल में ऑक्सीजन का काम क्या है कि ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, यानी ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में यूज किया जाता है उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है और ऑक्सीडेशन करने के बाद एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज करता है, ये आप लोग जानते हैं। अब क्या हुआ कि जब आरबीसी का साइज छोटा या बड़ा होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो घट जाएगा, यानी जो आरबीसी ऑक्सीजन कैरी कर रहा था वो कैपेसिटी घट जाएगी। आरबीसी ब्रस्ट करेगा तो बिल्कुल कर नहीं पाएगा, आरबीसी का साइज छोटा हो जाएगा तब भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घटेगी, और ऑक्सीजन की जब कैरिंग कैपेसिटी घटेगी तो सेल में ऑक्सीजन की डिमांड होगी और सेल में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी। जब सेल में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी इस कंडीशन में क्या होगा कि जो सेल के अंदर एनर्जी का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो घट जाएगा। अब सेल के अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ कम, तो इससे जो सेल का फंक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब आप सब लोग को पता है कि सेल का जब फंक्शन डिक्रीज करेगा तो सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, तो टिश्यू का फंक्शन डिक्रीज होगा और टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, तो ऑर्गन का फंक्शन डिक्रीज करेगा। ऑर्गन का मतलब जैसे लीवर की बात कर लें, किडनी की बात कर लें, तो ओवरऑल ऑर्गन का फंक्शन कम काम करेगा तो ऑर्गन की फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग आइसोटोनिसिटी कैलकुलेशन को पढ़ते हैं, ताकि जब हम पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन यानी ब्लड में जब कोई इंजेक्ट करते हैं, पेरेंट्रल हो आईवी दे या आईएम दे या ऑप्थेल्मिक आई में जब प्रिपरेशन देते हैं, तो उस कंडीशन में अगर इंजेक्टेबल या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है उस कंडीशन में टोनिसिटी को मेंटेन करना जरूरी है। तो टोनिसिटी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब आप देखें टोनिसिटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो टोनिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए 4 मेथड दिए गए हैं, इनको ब्रीफ में आज मैं बताऊंगा। पहला मेथड है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, सेकेंड है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट यानी कंसंट्रेशन, ये वेट होना चाहिए यहाँ पे। थर्ड है बेस्ड ऑन द सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ई, और लास्ट है व्हाइट विंसेंट मेथड। तो 1 बाय 1 देखें एक एक। पहला स्टार्ट करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में ये फार्मूला अगर आपको याद होगा तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको न्यूमेरिकल करने के लिए ये फार्मूला याद होना चाहिए, 0.52 माइनस ए बाई बी, जहां पे ए है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन और बी है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। यहाँ पे 1% ये दिमाग में आपको रखना है। तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल देखें, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसको सॉल्व करके देखा जाए कि फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक 1% solution of boric acid आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। ठीक, अब ए फॉर्मूला क्या था, 0.52 माइनस ए बाई बी, और यहां दोनों का क्या पता होना चाहिए हमको, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पे देखें ब्रैकेट में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन बोरिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है,
और फ्रीजिंग पॉइंट 1% सोडियम क्लोराइड का भी दिया गया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको न्यूमेरिकल में फ्रीजिंग पॉइंट दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको पता करना है कि कौन सी वैल्यू कहां पे हमको पुट करना है। तो देखें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिया है आपका बोरिक एसिड का, फ्रीजिंग पॉइंट NaCl का है, फॉर्मूला हमारा था 0.52 माइनस A/B। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को रखा 0.52। अब कहा गया A को हम लोग कह रहे थे अनएडजस्टेड और B को कह रहे थे एडजस्टेड। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसको एडजस्ट करना है। तो देखिए दो आपको यहां पे मिल रहा है, बोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड। तो आपको ये समझना चाहिए कि बोरिक एसिड हमारा क्या API, तो API के साथ तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो ये होगा अनएडजस्टेड यानी A की वैल्यू, और एडजस्ट किसको करना है NaCl को, तो ये जाएगा नीचे। तो वैल्यू पुट कर दिया गया 0.52 माइनस 0.288 डिवाइडेड बाई 0.576। तो आंसर आ गया 0.402% वेट बाई वॉल्यूम। अब ये आपको ध्यान देना है कि परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का मतलब ये जो आंसर आएगा ये कितने के लिए आ रहा है, 100 ml के लिए। ठीक, तो ये चीज याद रखना है कि हमेशा जो आंसर आपका मिलेगा वो फॉर 100 ml, और 100 ml से अगर आपको ज्यादा प्रिपेयर करना है तो फिर आपको एक और मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये न्यूमेरिकल था बेस्ड ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट। अब सेकेंड बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन फिर लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से आपका होगा। और यहां पे देखें कि जो फॉर्मूला आपको याद रखना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड, फॉर्मूला इज 0.03 m/n। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 0.03 m/n। m दैट इज अ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, और n क्या है, नंबर ऑफ आयंस। तो एक फॉर्मूला आपको 0.52 A/-B, दूसरा आपको याद रखना है 0.03 m/n। तो एक न्यूमेरिकल इससे भी सॉल्व करके देखें। तो यहां पे एग्जांपल आपका है, एक एग्जांपल है कि फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सोल्यूशन आइसोऑस्मोटिक विथ ब्लड प्लाज्मा। अब यहां पे भी आपको न्यूमेरिकल में मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया जाएगा, और NaCl का मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आपका पता चल गया 58.5 NaCl का। अब फॉर्मूला क्या था, 0.03 m/n। तो एक वैल्यू तो आपको पता चल गई m की, दैट इज अ मॉलिक्यूलर वेट। अब आपको n की वैल्यू पता करना है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो देखें NaCl एक साल्ट है, और साल्ट का जो ब्रेकडाउन होगा वो Na प्लस Cl माइनस, तो एक बना प्लस एक बना माइनस, तो टोटल आयंस कितने हो गए, 2। तो n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2। अब फॉर्मूले में आपको सिर्फ वैल्यू रखना है 0.03 मल्टीप्लाई बाई 58.5 डिवाइडेड बाई 2। आपका आंसर आ गया 0.88% वेट बाई वॉल्यूम। तो ये भी आपका आंसर होगा 0.88 ग्राम पर 100 ml, यानी जो भी आंसर आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, 100 ml के लिए। तो ये आपका था मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। अब थर्ड देखें जो आपका इंपॉर्टेंट है ये भी, कि बेस्ड ऑन द सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट। अब यहां पे देखें अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट विल बी प्रोड्यूस द सेम ऑस्मोटिक इफेक्ट एज 1 ग्राम ऑफ द ड्रग। इन्होंने कहा है कि जो सोडियम क्लोराइड जितना ऑस्मोटिक प्रेशर देता है वो 1 ग्राम ऑफ ड्रग उतना देगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया कि पोटेशियम क्लोराइड हैज सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट, ई इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू ऑफ 0.76 ग्राम NaCl ग्राम ऑफ KCl। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0.76 ग्राम NaCl प्रोड्यूस सेम ऑस्मोटिक इफेक्ट एज 1 ग्राम ऑफ KCl, यानी 0.76 ग्राम NaCl जितना ऑस्मोटिक प्रेशर देगा उतना 1 ग्राम ऑफ KCl देगा। यानी 1 ग्राम KCl का ऑस्मोटिक प्रेशर और 0.6 ग्राम NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं ई वैल्यू। ठीक, तो ई वैल्यू का अगर परसेंटेज ऑफ NaCl हमको रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना कितना चाहिए, तो यहां पे फॉर्मूला आपको याद रखना है 0.9% माइनस परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, यानी परसेंटेज में सोल्यूशन दिया रहेगा
और उसको सोडियम इक्विवेलेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपका जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें ई की वैल्यू दी जाएगी, आपको इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ई की वैल्यू दी जाएगी, तो इससे एक न्यूमेरिकल देखें सॉल्व करके कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड नीडेड टू मेक सोल्यूशन 0.5% ऑफ KCl आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ई ऑफ KCl यहाँ पे दिया है 0.76, यानी आपको ई की वैल्यू दिया है। ठीक, तो ई की वैल्यू आप मिल गई और आपको परसेंटेज भी मिल गया, दैट इज 5%। ठीक, तो फॉर्मूला क्या था, 0.9 माइनस परसेंटेज ऑफ ड्रग मल्टीप्लाई बाई ई। तो 0.9 है, परसेंटेज अगर आप देखें तो परसेंटेज कितना है 0.5, यहाँ पे 0.5 रख दिया गया, ई से मल्टीप्लाई किया गया तो ई की वैल्यू रख दी गई। तो हमारे पास जो आंसर आ गया 0.52 ग्राम। अब यह कहा जो आपका आंसर होगा कि 0.52 ग्राम NaCl मस्ट बी एडेड 0.5% KCl सोल्यूशन। आपकी 0.5% KCl सोल्यूशन में इतना अगर NaCl मिला दिया जाए तो वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आइसोऑस्मोटिक। तो यहां पे आपको ई की वैल्यू पता होगी तो आसानी से इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट है व्हाइट विंसेंट मेथड आपका है। व्हाइट विंसेंट मेथड अगर आप देखें तो ये भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक तरीका है। और इस मेथड में क्या, एडिशन ऑफ वाटर टू गिवन अमाउंट ऑफ ड्रग टू मेक आइसोटोनिक। ठीक, हम लोग वाटर ऐड करते हैं। अब एडिशन ऑफ सम अदर आइसोटोनिक सोल्यूशन, एग्जांपल 0.9% NaCl सोल्यूशन टू मेक द फाइनल वॉल्यूम, यानी अब हम यहाँ पे 0.9% NaCl सोल्यूशन का यूज करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला अगर आप देखें व्हाइट विंसेंट मेथड का, तो V इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाई ई मल्टीप्लाई बाई 0.1। और W क्या है, ये वेट है ड्रग का, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड, कितना वाटर चाहिए यहाँ पे लिखा गया है, E क्या है, अगेन NaCl इक्विवेलेंट ड्रग जो अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा व्हाइट विंसेंट में, और ये कांस्टेंट है। ठीक, तो दो चीजें यूज कर रहे हैं, एक तो वाटर यूज कर रहे हैं और दूसरा NaCl सोल्यूशन यूज कर रहे हैं। तो वाटर वॉल्यूम V पता चल गया, E हमारा सोडियम इक्विवेलेंट है और W क्या है, ड्रग का वेट। एक क्वेश्चन इसका भी सॉल्व करेंगे। आखिरी क्वेश्चन है कि मेक 50 ml आइसोटोनिक सोल्यूशन फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड। तो 50 ml आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाना है 0.5 ग्राम बोरिक एसिड का, और ई वैल्यू यहां पे दिया गया है। ई का वैल्यू आपको पता चल गई। अब देखें गिवन अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड कितना है 0.5, तो डब्ल्यू का हमको क्वांटिटी पता चल गया। रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना बनाना है, तो हमको 50 ml बनाना है, ये हमको पता चल गया। ई की वैल्यू हमको पता चल गया, बोरिक एसिड का ई की वैल्यू है 0.50। ठीक, तो फर्स्टली वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड इन 0.5 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड टू मेक आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो पहले हम लोग वाटर का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, यानी V इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाई ई मल्टीप्लाई बाई 111.1। तो W हमको पता है 0.5 ग्राम, E पता है ये भी 0.5 ग्राम, और मल्टीप्लाई कर देना है 111.1 से। तो इसको सॉल्व करने पे बाद आया 27.8 ml। ठीक, तो यहां पे हमको किसकी क्वांटिटी आ गई, वाटर की क्वांटिटी। तो सो दैट 0.5 ग्राम बोरिक एसिड डिसॉल्व इन 27.8 ml ऑफ वाटर टू मेक आइसोटोनिक सोल्यूशन। वाटर की क्वांटिटी पता चल गई। अब फाइनल वॉल्यूम हमको चाहिए। फाइनल वॉल्यूम का मतलब NaCl कितना चाहिए, तो 50 ml बनाना था, 50 में से तो 27.8 हमको पता चल गया वाटर, रिमेनिंग कितना होगा तो माइनस कर देंगे, 50 माइनस 27.8 दैट इज 22.2 ml। और ये 22 ml सम अदर आइसोटोनिक, अगर हम NaCl सोल्यूशन लेंगे तो उसकी क्वांटिटी होगी 22.2 ml, और दोनों को मिला देंगे तो आपका जो वॉल्यूम बनेगा दैट इज 50 ml। ठीक है, तो ये आपका जो फार्मास्यूटिक्स में कैलकुलेशन के पोर्शन में आइसोटोनिसिटी का कुछ ब्रीफ आपको डिस्क्रिप्शन मैंने दिया, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यूज लेके आएंगे, जो एमसीक्यूज एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
उस एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो चारों मेथड मैंने बताया, फ्रीजिंग पॉइंट का हो, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हो, सोडियम इक्विवेलेंट पे हो, वाइट विंसेंट मेथड हो, ये जो मेथड है इनके फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट का था 0.52 माइनस ए बाई बी, मॉलिक्यूलर वेट का था 0.03 m बाई n। तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए कि जैसे था वाइट विंसेंट में W, इधर V इज इक्वल टू W E 111.1 मल्टीप्लाई किया गया। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इक्वेशन को फॉर्मूले लगा के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर इसका डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो लिंक में हम पूरा टोनिसिटी कैलकुलेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से इसको और आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।